From the Supreme Court's day long hearing on the Waqf bill to a severe thunderstorm hitting Delhi, here's your news wrap for the day. The Supreme Court heard day long arguments from Solicitor General Tushar Mehta, representing the Indian government, in the case challenging provisions of the Waqf Amendment Acts of 1995 and 2000, responding to accusations made by the Muslim side, including senior advocate Kapil Sibal. Mehta countered claims that certain provisions were added without due process. He highlighted the role of the Joint Parliamentary Committee (JPC), which, after receiving and hearing complaints from across the Muslim community, recommended amendments that were duly passed by Parliament. आज भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। पूरे दिन चली, आज सुबह 11 बजे से लेकर के अभी शाम के 4 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई चली है। आज भारत सरकार की तरफ से लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने अपना दलील रखा और पूरे दिन उनकी दलील चली। पूरे दलील में कल जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। और उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक एक बिंदु पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष डिस्कशन हुआ, किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष पूरे देश से मुसलमानों के तरफ से कंप्लेंट्स आए थे, उनके कंप्लेंट्स को देखा गया, फिर मुस्लिम पक्षकारों को सुना गया जेपीसी में और उनके सुनने के बाद जेपीसी के कुछ रिकमेंडेशंस थे, जिसके माध्यम से कुछ जो प्रोविजंस को अमेंडेड एक्ट में जोड़ा गया, इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया। जबकि कल कपिल सिब्बल साहब ने बहस करते हुए ये कहा कि 3C और 3D को न तो ये जेपीसी के समक्ष मुद्दा था, न तो ये पार्लियामेंट के समक्ष मुद्दा था। उनका कहने का लबोलवाब था कि एक्ट पास होने के बाद जोड़ा गया। इस बात पर आज भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। और उन्होंने बताया कि जेपीसी के समक्ष 3C और 3D का मामला उठा और जेपीसी के रिकमेंडेशन पे उसको पार्लियामेंट के समक्ष लाया गया और पार्लियामेंट ने बहुमत से उसको पारित किया। तो इस तरह से एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो जितने झूठा दोषारोपण थे सरकार के ऊपर या उस जो अमेंडेड एक्ट है उसके ऊपर, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया। और बड़ी ही गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सारे बिंदुओं पर गंभीरता से सुना और उस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कल भी भारत सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल साहब वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट्स हैं उन्हें भी कुछ समय के लिए सुना जाएगा। In other news, after enduring days of scorching 40 degrees Celsius plus temperatures, Delhi was hit by a severe thunderstorm on Wednesday, bringing hail and wind speeds of up to 79 kilometers per hour at Safdarjung. The sudden change in weather led to a sharp drop in temperature and caused disruption across the city. Hailstorms were reported in areas like Lodi Road and Gold Market, prompting the IMD to issue a red alert for the entire Delhi NCR region.
Meanwhile, security forces from Chhattisgarh's DRG units in Narayanpur, Dantewada, Bijapur, and Kondagaon have launched a coordinated operation in the dense, unsurveyed region of Abujmad, acting on intelligence about a senior Maoist leader's presence. This move follows the recent high intensity Operation Black Forest on the Chhattisgarh Telangana border, where 31 Maoists were killed, including top commanders. अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। Top Maoist leader Basav Raju is among 27 killed in an encounter with the security forces in Chhattisgarh. At least 27 Maoists were killed in an encounter with security forces in Abuj Hamad, area of Chhattisgarh's Narayanpur district on Wednesday morning. According to sources, the operation by the District Reserve Guard from 4 districts of Narayanpur, Dantewada, Bijapur and Kondagaon was undertaken based on information that a senior Maoist leader was hiding in a specific area in Abuj Hamad. देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं और नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर आई है। 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। बड़ी घटना हुई है और पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में आज जो घटना हुई है, 26 नक्सलियों को मार गिराया और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफी साफ सुथरा ऑपरेशन था। एक भी पुलिस का जवान उसमें मरा नहीं, कुछ एक जख्मी होने की समाचार है। बधाई देना चाहता हूं मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहां पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ा है। सर्चिंग ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, जो संकल्प माननीय गृह मंत्री जी का है, अमित शाह जी ने जो सोच बनाई है कि 2026 में आते आते छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल समस्या का अंत हो जाएगा, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ था जिसमें 3 इनके बंदूक बनाने की लेथ मशीन सहित फैक्ट्री और बहुत सारे शस्त्र जब्त हुए थे और बड़ा नुकसान हुआ था नक्सल आंदोलन को। तो मुझे लगता है कि ये घटना भी बड़ी घटना है और इसके सफलता के लिए निश्चित रूप से वो इच्छा शक्ति और बस्तर के लोगों का समर्थन जो व्यापक मिल रहा है। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए उनकी प्रतिबद्धता है और ये इसलिए सफल हो रहे हैं कि बस्तर के लोगों का और पूरा समर्थन इस ऑपरेशन पे, इस आंदोलन पे है। मेरे ओर से बहुत बहुत पुलिस के जवानों को बधाई, शुभकामना, ये और आगे कार्रवाई चलती रहे। This comes less than a month after security forces undertook a major anti-Naxal operation codenamed Black Forest in and around Karigutalu Hills on Chhattisgarh-Telangana border. Although the encounter was called off after 21 days, top officials claimed that key Maoist leadership and the dreaded battalion, one of their armed wing, People's Liberation Guerrilla Army, took a heavy hit. The operations began on April 21 after security forces after multiple agencies received inputs that top Maoist leaders and commanders including Hidma Madhvi were spotted on the Karigutta Hills. A total of 31 Maoists were killed in the encounter. The Indian Express had found that a 16-year-old is among those killed. In other news, the Supreme Court has granted interim bail to Ashoka University professor Ali Khan Mohammadabad, who was arrested over his social media posts on Operation Sindoor.
The court refused to stay the investigation but ordered a neutral special investigation team to probe the matter. The professor, accused of making provocative comments, has been barred from making public statements on the issue. In a high-profile case that has stirred debate around free speech and national security, the Supreme Court on Wednesday granted interim bail to Ashoka University professor Ali Khan Mahmudabad, arrested over social media posts on Operation Sindoor. The apex court, while granting bail, made it clear the investigation will go on. A special investigation team comprising senior IPS officers from outside Haryana and Delhi has been ordered to probe the case, and it must include a woman officer. As part of his bail conditions, Mahmudabad has been barred from commenting on the terrorist attack or India's response, either online or through articles. During the hearing, the bench led by Justice Surya Kant scrutinized Mahmudabad's comments on social media. The bench questioned the timing and the tone of his post, asking whether it served public interest or provoked communal discomfort. Senior advocate Kapil Sibal defended Mahmudabad, stating his comments were patriotic and ended with Jai Hind. He emphasized there was no criminal intent, only concern for human suffering. The court, however, noted that some phrases could carry double meanings and warned against dog whistling and disrespectful language, especially during sensitive national moments. Mahmudabad was earlier sent to judicial custody by a Sonipat court. The Haryana Police's demand for a 7-day custody was rejected. He faces serious charges under the Bharatiya Nyaya Sanhita, including promoting disharmony and using gestures that insult a woman's modesty. The Haryana State Commission for Women has also issued a summon. Meanwhile, political leaders across the spectrum have reacted on the case. Listen in to what TMC MP Mahua Maitra said on this issue. Opposition parties are also saying, as far as the double speak of Bharatiya Janata Party is concerned, Vijay Shah, who's the minister from Madhya Pradesh, on him they have not taken any action. In fact, now sources are indicating that an SIT which has been constituted would be taking action after the Supreme Court hearing. So what do you have to say on that? So this is something that you must get across to your viewers. If people don't listen to the whole thing, make sure you cut this part out at least. The exact 3 same sections. So understand, in Ali's case, on the basis of some BJP youth worker, they go in and they pick him up. Please understand, as though you're picking up some great wanted terrorist at 6:30 in the morning, out of state jurisdiction, in front of a 9-month pregnant wife, and pick him up. In Vijay Shah's case, which was a much more egregious offense, much more clear-cut, black and white offense, Madhya Pradesh police does nothing. Both BJP ruled states does nothing. It takes the Madhya Pradesh High Court to take suo motu cognizance and say, can you please file an FIR? Madhya Pradesh police file an FIR under duress, under the same section, section 152, section 196(1)B and section 197(1)C. Same sections as Ali Mahmudabad. Nothing has been done in Vijay Shah's case. The High Court then wraps the police and say, you've written the FIR in a way that you can get it quashed later. Vijay Shah moves the Supreme Court, saying, I'm apologizing. Supreme Court thankfully says, apology not accepted. This is rubbish. Sets up an SIT. He's still roaming free. He's still roaming free. So on the same sections, you have picked up Ali Mahmudabad. Why? And I have no hesitation in saying this. It is because he is Muslim. It is because he is Muslim. If a person of Ali Mahmudabad's education, his lineage, his pedigree, his contribution to society as a whole, his contribution to Indian academia, global academia, if he can be picked up like this, then think of 200 million Muslims who are living in this country, who can be mob lynched, anything can be done. Ali has got PC for 1.5 days. And do you know what the police said? They said, we need 7 days PC because we need to go to Mahmudabad, near Lucknow, his ancestral house, to recover his laptop. So the lawyer said, are you stupid? Everybody does their tweet from their phone. Nobody has a laptop. He's a professor at Ashoka. He lives at GK. Why will his laptop be in Mahmudabad? So this is the kind of Mickey Mouse nonsense they are doing. That's all for today. We leave you with visuals of Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa and others participating in the Tiranga Yatra.
फाशी दे